Good evening, everyone. So today we are back with another topic, that is earthquake. So first of all, I would like to tell you that our topic, which was remaining from the portion of currents, will be completed in the next video. As our exam is approaching very near, so it's quite wise to just know about certain things in brief only. Now today's topic is earthquake. Now what is the meaning of earthquake? So earthquake is sudden shake on the and in the surface of earth. That means sometimes you might have seen the Nokia mobiles, older Nokia mobiles. They used to vibrate a lot, or you might have rode over your bullet bikes. They used to vibrate. Okay, now this vibration is sudden shaking. So when the sudden shake happens on or in the earth surface, we refer that to as earthquake. Now what is the reason behind the shaking of earth? पृथ्वी इतनी बड़ी है, फिर भी वो इतनी कैसे हिल जाती है कि सतह के ऊपर बहुत भयंकर तबाही आ जाती है. यू माइट हैव ऑल हर्ड इन द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक विच टुक प्लेस इन टर्की दिस ईयर. ओके, और टर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, दैट इज ऑपरेशन दोस्त. ठीक है, सो ऑपरेशन दोस्त वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू एज अ रिलीफ मिशन टू टर्की, जहां पर इंडियन आर्मी ने, इंडियन एनडीआरएफ ने क्या लगाए थे, हॉस्पिटल्स बनाए थे. ठीक है, ताकि वहां पर लोगों को निकाला जा सके, उनका इलाज किया जा सके. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त. नाउ व्हाई डू द अर्थ शेक्स? सो अर्थ के जो शेकिंग का जो मैकेनिज्म है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्थ को समझना होगा कि हमारी अर्थ कैसी है. Now, so our earth is divided into various layers. Okay, so the main three layers are: first, crust; second, mantle; okay, and third is core. Okay, now these crust, core and mantle, these are also subdivided: upper mantle and inner mantle. उसके बाद में कोर में भी अपर कोर एंड इनर कोर. Now this crust part, this crust, it is mainly composed of lithospheric structures. Now what is lithospheric? So you might have studied in class 7th and 8th that our earth has 4 layers or 4 spheres in which it is mainly divided. Lithosphere, lithos plus sphere, where lithos stands for rocks and sphere means the area. Okay, like lithosphere there is hydrosphere, hydro for water, then atmosphere, air ka sphere, then biosphere, the sphere of life. Okay, all these 4 spheres. Now, so the crust portion is the uppermost layer. ठीक है, और ये किसका बना होता है? ये लिथोस्फेयर का बना होता है, that consists mainly of rocks. Then comes mantle. Mantle is semi solid. Okay, semi solid मतलब कि ये solid भी है, थोड़ा थोड़ा liquid भी है. It is consisted of both lithosphere and molten material, that is magma. Then comes core. The upper core is fully in liquid state, मतलब पूरा का पूरा कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में. ठीक है, एंड जो इनर कोर है वो ड्यू टू द प्रेशर, ठीक है, जो इनर कोर है वो प्रेशर की वजह से क्या हो चुका है? सॉलिडिफाई हो चुका है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि हमारी अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. अभी अगर हमें लेयर्स में और जानना है तो अगर और हम अगर डीपली जाते हैं तो मेंटल और क्रस्ट और मेंटल, ठीक है, क्रस्ट एंड मेंटल को जो लेयर सेपरेट करती है यानी ट्रांजिशन जोन में आती है, उसको क्या नाम दिया गया है?
मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना डीपली नहीं जानना कि हम मोहरोविक को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम रेमन को पढ़ेंगे, इन सब डिसकंटिन्यूटीज को पढ़ते हैं, ठीक है। मेनली हमारा जो काम आता है वो हमारा आएगा क्रस्ट, mantle, and this portion will be core. Now what happens, this our earth is what doing, what rotation and revolution हो रहा है। एंड आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि आपके हाथ में एक जग है जिसमें पानी है, ठीक है, बाहर से सॉलिड है, उसको सॉलिड का क्या लिख सकते हो आप, कोर ले सकते हैं, ठीक है, इनर कोर। लेकिन आप उसको इस जग को ऐसे घुमाते हो, तो जब आप घुमाएंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो आपका लिक्विड है वो ऊपर की तरफ उठेगा या जग से बाहर जाएगा। सेम थिंग हैपेंस, सी दिस पोर्शन विच इज लिक्विड, हमारा जो इनर है वो तो सॉलिड है, ठीक है, ये जो अपर कोर है ये लिक्विड है, ठीक है, और मेंटल भी जो है वो कुछ कुछ लिक्विड है, यानी सेमी सॉलिड है। सो व्हाट हैपेंस दैट ड्यू टू द फोर्स, ड्यू टू द रोटेशन फोर्स एंड रिवोल्यूशन की फोर्स, जो कॉरियोलिस फोर्स अर्थ पे लगा हुआ है, उस फोर्स के क्या होता है, ये जो लिक्विड स्टेट में है ये क्या करते हैं, ये ऊपर तरफ ऐसे उठते हैं। तो ये ऊपर उठने की वजह से क्या होता है कि ये बार बार जो हमारी सॉलिड सरफेस है, ठीक है ना, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, जो कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक लेयर आती है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है ना, उसको बार बार पुश करती है, उसको बार बार टक्कर मारती है। एंड बार बार टक्कर से बहुत बार क्या होता है कि अगर एक टक्कर पूरी सरफेस तक आ गई, कोई अगर इसको जगह मिल गई, तो यहां से आपका क्या, ये क्या बन जाएगा, आपका वोल्केनो बन जाएगा। लेकिन कभी कभी इस टक्कर की वजह से क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। So due to the continuous pushing or continuously upward pushing of this molten material, what happens, sometimes a fault appears from a certain point, ठीक है ना, एक बिंदु पर जहां पे कमजोर कड़ी मिलेगी वहां से क्या होता है, एक भयंकर एनर्जी का ब्लास्ट होता है। So the point from where the energy releases or point from where the earthquake takes birth is called focus or hypocenter. Okay, so the point from where the earth's energy releases or is produced, उसको क्या बोलेंगे हम, फोकस। बहुत बार क्वेश्चंस में आता है फोकस और एपिसेंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो फोकस वो पॉइंट है जहां से जन्म लिया गया है, अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, फोकस। ना फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है, ये मान लो ऐसे सर्कल्स में वेव्स फॉर्म में क्या हो रही है, सरफेस तक पहुंच रही है। एंड जहां पर सबसे पहले ये एनर्जी रिलीज होगी, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपीसेंटर। सो एपीसेंटर इज ऑन द सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जहां पर सबसे पहले भूकंप के लक्षण दिखाई देते हैं या फिर जो उसकी वेव्स आती है उसको क्या बोला जाता है, एपीसेंटर। एंड जहां पर सबसे पहले अर्थ के अंदर जो फोकस होगा वो अर्थ के अंदर होगा, एपीसेंटर होगा वो कहां पे होगा, सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। तो फोकस क्या होगा, द पॉइंट फ्रॉम व्हेन द एनर्जी रिलीजेस, एंड एपीसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर एनर्जी इज ब्लास्टिंग ऑफ, या फिर जहां पे एनर्जी ने अपना पूरा का पूरा where the energy hits first, ठीक है, जहां सबसे पहले वो लगती है अर्थ सरफेस, उसको क्या बोला जाएगा, एपिसेंटर। फॉर एग्जांपल टर्की था, ठीक है, तो टर्की में वो आया तो टर्की उसका क्या बन गया था, पॉइंट ऑफ एपिसेंटर। ओके, एंड ये जो क्रैक है, ये जो क्रैक है जो इससे बना है, इस क्रैक को क्या बोला जाएगा, फॉल्ट, ठीक है। पॉइंट है
जहां पे एनर्जी है उसको फोकस, जो क्रैक बनेगा उसको फॉल्ट, एंड जो आपका जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोला जाएगा, एपिसेंटर। ओके, नाउ नाउ अब होता क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फोकस पढ़ लिया। फोकस क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमने फोल्ट, तो वो क्या हो गया, क्रैक। उसके बाद में हमने एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या है, so epicenter is the point of emergence of seismic waves on earth surface. Now what are seismic waves? See, seismic waves क्या होते हैं, आप लोगों ने जैसे वो ऐसी ऐसी वेव्स देखी होंगी, zigzag waves, ठीक है। तो जब हम मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ पर आया है या फिर किन किन एरियाज में है, तो ऐसे जो आपकी सीज्मोग्राफ होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोला जाएगा, आपका सीज्मोग्राफ। So seismograph is the instrument which is used to measure seismic waves. So seismic waves tell us the magnitude or the intensity and the area where they are hitting. Now, अब earthquake से जुड़े हुए ना कुछ चीजें हैं जो कि हमें इसको मापने में मदद करती है। एंड ट्रस्ट मी, दीज क्वेश्चंस आर वेरी नॉर्मल एंड दीज क्वेश्चन आर ऑफन or have often appeared in your examination. So सबसे पहला आपने अगर इसके बारे में सुना हो, रिएक्टर स्केल, ठीक है। Now whenever we see hear about earthquake in news, what we say that the earthquake was measured on Richter scale at 6.8. 6 से ऊपर जो भी होंगे वो बहुत खतरनाक होते हैं। सो व्हाट इज दिस रिएक्टर स्केल? सो रिएक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड। काइंडली मार्क माय वर्ड्स, इट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये 1 से 10 तक की रेंज में आता है, ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड? द इंटेंसिटी, द फ्रीक्वेंसी और द पावर विच इट इज ब्रिंगिंग, ठीक है। कितनी पावर से वो आपकी पृथ्वी को हिला रहा है, ठीक है ना, वो क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग इज इंटेंसिटी। नाउ इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज द डैमेज। Now what is intensity? So intensity is the damage caused by the earthquake, ठीक है। उसने की तबाही मचाई, वो क्या होती है आपकी इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का था यानी हल्का फुल्का हिला करके रह गया, थोड़ा मीडियम इंटेंसिटी का था कि भाई घरों में दीवारें आ गई, भयंकर इंटेंसिटी का था, हाई इंटेंसिटी का था कि उसने बिल्डिंग्स की बिल्डिंग तबाह कर दी। एंड वी कैन मेजर दैट ए फ्यू डेज बैक द नॉर्थ इंडिया पार्ट वाज हिट विद अर्थक्वेक। इवन मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां पे भी अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत लो इंटेंसिटी का था। क्यों? हमें सिर्फ चीजें हिलती हुई दिखाई दी थी, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ होगा, ठीक है, माइक्रो सेकंड्स में था, सिर्फ एक बार हिला करके छोड़ दिया। नाउ सो जो इंटेंसिटी है इसको किस पे मेजर किया जाता है? मार्सेली स्केल। सो इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन मार्सेली स्केल, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड किस पे मेजर करेंगे? रिएक्टर स्केल पे।
इंटेंसिटी कहां पे मेजर करते हैं आप? मार्शल स्केल पे। नाउ क्वेश्चन कम्स कि अर्थक्वेक दुनिया में सबसे ज्यादा कहां आते हैं और क्यों इंडिया को भी जोन्स में बांटा गया है? ओके, नाउ देयर आर 4 टाइप ऑफ जोन्स इन इंडिया, ठीक है, जिनमें जोन 4 जो होगा वो अलग अलग जियोग्राफर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग व्याख्या है। किसी ने जोन 1 को सबसे खतरनाक बताया, किसी ने जोन 4 को सबसे खतरनाक बताया। ओके, लाइक इफ considering me, zone 4 is the worst, and in under that area comes which are northeastern area, all the Himalayan belt areas and part of Rajasthan and North India. So these come under zone 4. Now, so in world there are 3 places, 3 areas where earthquake are occur on a daily basis or in very high frequency. These 3 areas are: first, circum-Pacific belt. So yesterday we have seen that जो आपका पैसिफिक ओशियन है दैट इज बिटवीन द अर्थ के बीचों बीच लगा सकते हैं, ठीक है। इसके वेस्टर्न साइड में आपका एशिया का एरिया और ऑस्ट्रेलिया का एरिया हो जाएगा, इसके ईस्टर्न साइड में आपका अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का एरिया हो जाएगा। सो दीज बाउंड्रीज, क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं? यहाँ पे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ऑल दिस कंट्रीज एंड इंडिया का भी पार्ट, ये किस में आते हैं? इस एरिया में आते हैं, इसलिए यहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं। यहाँ पे एलुशियन आइलैंड्स, उसके बाद में आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो 1 इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। इस सर्कम पैसिफिक बेल्ट को दूसरा नाम क्या दिया गया है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। Why it is called the Pacific Ring of Fire? Because earthquake किसकी वजह से आ रहा है? Movement of the liquid material, molten material, जिसको मैग्मा बोला जाता है। एंड वही मैग्मा अगर सरफेस पे आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे? लावा बोलेंगे। एंड ये जो एरिया थे, यहां पर आपको सबसे ज्यादा लावा देखने को मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द अमेरिकन साइड, हियर यू कैन सी एल्यूशियन आइलैंड, ओके, Hawaiian Island, okay, then Chile, okay, all these areas are belong to active volcano. हवाई तो पूरा का पूरा एक वॉल्केनिक आइलैंड है, जहां पर कहीं आप जब भी साल में कभी भी जाओगे आपको वॉल्कन दिखने को मिल जाएगा, ठीक ना। यू कैन सी द रनिंग मैग्मा, ठीक है, तो यहां पर मिलेगा। अगर इस तरफ बात करें तो जापान में माउंट फूजी, इंडोनेशिया में माई काकाटोआ, ठीक है ना। उसके बाद में माउंट पोपो है। ये बहुत से ऐसे आपके माउंटेन्स हैं जो आपको एशियन साइड में मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस एरिया, दैट्स वाई बिकॉज ऑफ lots of active volcano, this area is known as Pacific Ring of Fire, and it's continuously either volcano or earthquake are a daily phenomena over here. Second part, where the highest number of earthquakes occur, mid-continental belt. Okay, now what is this mid-continental belt? So this mid-continental belt starts from Europe and runs to Java and Sumatra. Both these are islands of Indonesia. Both of, see, Indonesia is not a single country, it is formation of many islands, जिनमें से मेजर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, these are the major islands area over there. Okay, so mid continental belt is यूरोप में एल्प जो माउंटेन रेंज है, एल्प्स। सो एल्प माउंटेन रेंजेस रन करती है यूरोप में, फिर उसके बाद में वो
जाग्रोस माउंटेन है कहाँ पे, माउंट कॉकसस है टर्की के अंदर, ठीक है, टर्की में आपके माउंट कॉकसस हो जाएंगे। फिर कॉकसस से रन करती हुई जाग्रोस इन ईरान, वहां से फिर वो हिंदू कुश, ठीक है, फिर उसके बाद में वो सुलेमान किरथार रेंज इन पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद में वो इंडिया में हिमालयस एंड हिमालय से रन करती, हिमालय जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय से वो इन एरिया से पहुंच जाती है। सो दिस इज नॉन एज द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है, जो एल्प से शुरू होंगे और आपके हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस पे जाकर के खत्म होती है। तो ये बेल्ट है। नाउ यहां पर क्या है, जो पूरी की पूरी हमारी अर्थ है, ये पूरी की पूरी अर्थ, द एंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन प्लेट्स। नाउ व्हाट आर दीज प्लेट्स, दैट ड्यू टू द अपलिफ्टिंग ऑफ मैग्मा, उस मैग्मा ने मतलब जो मैग्मा था, ठीक है, अब आप वही जग वाला एग्जांपल है, अगर मैं उसको घुमाता हूं तो ये तो नहीं कि उसे बीच बीच में से उठेगा, कहीं से भी उठ सकता है, एंड जहां जहां से भी उठेगा, ठीक है, तो जहां जहां से उठ, मान लो ये हाथ है और ये जग है और मैं इसको हिलाऊं, पानी उठ रहा है, ठीक है, तो मेरे हाथ में अलग अलग जगह पे पॉइंट्स बने, तो जहां जहां पे भी पॉइंट्स बने वहां वहां से क्या हुआ, एक फॉल्ट बना, ऐसे फॉल्ट बना, एंड इन फॉल्ट्स ने क्या किया, उस जगह को पूरा का पूरा तोड़ ही दिया, यानी उस जगह को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो अलग हुई जगह है इनको क्या नाम दिया गया, प्लेट्स, और अगर और स्पेसिफिकली बोले तो इनको क्या नाम दिया गया था, टेक्टोनिक प्लेट्स। नाउ व्हाट इज टेक्टोनिक, टेक्टोनिक मींस द एक्टिविटी कॉज्ड फ्रॉम द इनर अर्थ, जिसने कि इन पूरी पूरी अर्थ को ही तोड़ दिया गया हो, ठीक है, तो इसको हम टेक्टोनिक प्लेट जो उससे बनता है उसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, एंड उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी या टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी थी ये किसने दी थी फर्स्ट टाइम पे, वैगनर ने, बिकॉज बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी अर्थ के फॉर्मेशन के लिए, बट द मोस्ट सुटेबल वाज गिवन बाय वैगनर। वैगनर ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई थी, ठीक है, वैगनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नाउ एज पर दिस थ्योरी व्हाट हैपेंड, दैट सिमिलर थिंग हैपेंड, दैट अर्थ में जो मैग्मा है उसके घूमने की वजह से अलग अलग प्लेट्स बने, एंड इन प्लेट्स में ये प्लेट्स क्या करती हैं, ये प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो अलग अलग साइड में। अब मान लो जो पूरा पूरा अर्थ है वो मेजरली 7 मेजर प्लेट्स में बटा हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, पैसिफिक, ठीक है, उस ऐसे करके बहुत से प्लेट्स में बटा हुआ है। सो ये प्लेट्स क्या करते हैं, नाउ यूरोप में, सो यूरोप में कौन सी प्लेट है, यूरेशियन, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, यूरोप के नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। सो अफ्रीका ने अपनी अलग ही एक प्लेट बना रखी है, ठीक है, अफ्रीका की अपनी एक अलग प्लेट है, यूरोप की अपनी एक अलग प्लेट है। अफ्रीका की जो प्लेट है उसकी मूवमेंट ऐसे ऊपर की तरफ है, और यूरोप की जो प्लेट है उसकी मूवमेंट ऐसे नीचे की तरफ है, और जो नीचे से और ऊपर से मूवमेंट तो हो ही रहा है, दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो उससे क्या होगा, ठीक है। अब मान लो ये एक बुक है और अगर मैं इसको दोनों की टक्कर कर रहा हूं तो क्या होगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठने से क्या होता है, आपके ऊपर उठने से आपके माउंटेन रेंजेस बनती हैं, जिनको कन्वर्जेंट माउंटेन रेंज बोला जाएगा। कन्वर्जेंट क्यों, क्योंकि दोनों दोनों क्या हो रही है, वहां पे कन्वर्ज हो रही है, दोनों मिल रही है, ठीक है। अगर ये दूर जाती है, दूर का भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। सो कन्वर्जेंट, तो यहां पर क्या हुआ, कन्वर्जेंट की वजह से एल्प्स माउंटेन बने, सेम आपके होते चले गए। यहां पे आपके अरेबियन प्लेट है जो कि अफ्रीका से टूट के गई है, अरेबियन प्लेट की भी जो मूवमेंट है वो कहां है, ऊपर तरफ है, एंड इसकी वजह से आपके कॉकसस, जाग्रोस, ये माउंटेन रेंजेस बनी है, ठीक है। उसके बाद में जो इंडिया की प्लेट है, हिंदू कुश वगैरह की, तो उसमें जो इंडिया की प्लेट है उसको नाम क्या दिया गया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। सो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की मूवमेंट है वो थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, एंड इसकी जो मूवमेंट है वो ऐसे नॉर्थ साउथ वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे टक्कर होने की वजह से कौन सी रेंजेस बन गई आपकी, हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, सुलेमान किरथार, सच काइंड ऑफ रेंजेस आर देयर, हिंदू कुश,
ये सब रेंजेस बनी है, ठीक है। इन रेंजेस के बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे टक्कर होती रहती है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर आपके सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में भी जो हमारा नॉर्दर्न एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, ये इन्हीं रेंजेस में लाई करता है, इसलिए सबसे ज्यादा भूकंप हमें कहाँ पे देखने मिलेंगे, इन एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे लास्ट में हमारे जो आता है, सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, मिड अटलांटिक रिज। नाउ दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक अगर कोई बोली जाए तो वो आपका है, दैट इज मिड अटलांटिक रिज, बिकॉज ये दुनिया से हटके ही काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी आपको फिनोमिना देख रहे हैं आप, जो आप मूवीज में देखते हैं ना कि बहुत भयंकर तूफान आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको लावा देखना है तो अब आप पानी में कूद जाओ और जाते जाओ जब तक सैदा ना आए, लेकिन आपको लावा दिख जाएगा। वाई? जैसे मैंने आपको बताया, यूरेशिया की जो प्लेट है उसकी मूवमेंट ऐसे है, अफ्रीका की जो प्लेट है उसकी मूवमेंट ऐसे है, एंड यूरोप और अफ्रीका के साइड में, और इधर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक समुद्र है, कौन सा, उसका नाम क्या है, अटलांटिक। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट द मूवमेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इन साउथ अमेरिकन प्लेट, both this plate is opposite to the movement of Eurasian plate, और ये किसकी मूवमेंट किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो इनकी क्या है, मूवमेंट इस तरफ है, एंड ये सर सिमिलरली आप ये समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास ये दो है, ठीक है। अभी इधर मेरे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या है, साउथ अमेरिका, इधर यूरेशियन, और इधर क्या है, अफ्रीकन, ठीक है, ये है। और अगर मैं इसको खींचता हूं तो क्या होगा, ये फटना शुरू हो जाएगा, एंड दिस, ये बीच से जो फटा है, ये क्या है, आपकी मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो इस तरफ है, एंड उस खींचातानी में जो सरफेस है बिलो द ओशियन, बिलो द अटलांटिक ओशियन, दैट हैज गॉट सेपरेटेड, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे हमने यहां पे क्या पढ़ा था, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में कन्वर्जेंस, तो अभी यहां पर क्या पढ़ेंगे हम, डाइवर्जेंस, ठीक है। सो डाइवर्जेंस की वजह से क्या हुआ है, यहां पे आपके नीचे से मैग्मा निकलना शुरू हुआ है, और जब बार बार खींचती है तो उससे क्या होता है, वहां पे भूकंप आते हैं, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा एरिया कौन सा है आपका, मिड अटलांटिक रिज, दैट इज ड्यू टू डाइवर्जेंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन टुमारोज क्लास। कल की क्लास में क्या होगा कि टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है, जिसमें आपकी पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। एल वेव्स आर पार्ट ऑफ एस वेव्स, बट उनको अलग से कैटेगरी दी गई है क्योंकि वो लव वेव्स है, एंड जैसे प्यार खतरनाक होता है, ऐसे सबसे खतरनाकों में से एक ये आपकी वेव आएगी, लव वेव, ठीक है। ऐसे और भी करके रैली वेव भी है, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन्स ऑल्सो इंड्यूस अर्थक्वेक, इंसानों की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। अगर आप अजमेर के आसपास के एरिया में रहते हो, या फिर अगर आप वहां की न्यूज से एक्टिव हैं, तो आपको पता चलेगा अजमेर में किसकी वो होती है, माइनिंग, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की माइनिंग की वजह से क्या होता है, वहां पर अंडरग्राउंड लोगों ने टनल्स बनाए हुए ताकि कॉपर को निकाला जा सके, एंड उनकी वजह से वहां पर जो जमीन के नीचे खोद दिए गए, वहां पर वो क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं ताकि मिनरल्स को निकाल, एंड उस ब्लास्ट की वजह से क्या होता है, कोई बम जब फटता है तो मरते क्यों, क्योंकि बम में क्या होता है, प्रेशर होता है, एंड जब वो प्रेशर रिलीज होता है तो उससे क्या होता है, जो सतह पर जो आपकी जमीन होगी वो हिलती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि वहां पे आसपास एरिया में जो कोई घर नहीं बनाता है, अगर घर मिलेंगे तो उनके अंदर दरारें मिलेंगी। वो दरारें किसकी वजह से, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। तो कल की क्लास में हम ये सब देखेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बाय।